नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और राष्ट्रपति भवन में कल वह अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण भी करेंगे। उस शपथ ग्रहण की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। तमाम लोगों को न्योता भी उस शपथ ग्रहण में शामिल होने का भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच जो है वो बिहार से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। चूंकि गठबंधन में कई दल शामिल है, उसमें बिहार की जेडीयू पार्टी भी शामिल है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गठबंधन के तहत सीट फॉर्मूले का जो बंटवारे का जो फॉर्मूला है क्या वो तय हो चुका है, और अगर ये सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो किस आधार पर तय किया गया है और किस आधार पर ये बंटवारा होगा। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम आपको यही विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल बीजेपी जेडीयू बिहार से किस पार्टी के मोदी कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे, ये सवाल सभी के जहन में है और इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज लाइव इंडिया हर पल की टीम जो है वो आई हुई है। सबसे पहले मैं दर्शकों को विस्तार पूर्वक बता दूं कि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार से जेडीयू पार्टी जो है वो 12 सीटें जीत करके एनडीए में जो है वो उभर करके सामने आई है। राष्ट्रपति भवन में कल शाम वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इसका फॉर्मूला एनडीए के स्थानीय नेताओं ने तैयार कर लिया है। बता दें कि बिहार में बीजेपी जदयू के अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो शामिल है और ये सीटें और ये पार्टियां जो हैं वो एनडीए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि आरएलएम काराकाट सीट नहीं जीत पाई, जहां से उनके नेता उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार थे। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बिहार सरकार में जिस फॉर्मूले पर मंत्री परिषद का गठन हुआ है, केंद्र में भी उसी तर्ज पर मंत्री बनाए जाएंगे। यानी बिहार बीजेपी के जितने सांसद मंत्री बनेंगे उतने ही जदयू के सांसद भी मंत्री बनेंगे। जेडीयू और बीजेपी अलग अलग जातीय समीकरण के हिसाब से मंत्री पद के लिए अपने सांसदों का चयन करेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि बीजेपी कोटे से यादव जाति का कोई सांसद मंत्री बनाया जाएगा तो जेडीयू का कोई यादव सांसद मंत्री नहीं बनेगा। एलजेपी और हम को एक एक मंत्री पद मिलेगा। वहीं बिहार में एनडीए ने 40 में से 30 सीटें जीती है। इनमें भाजपा की 12, जदयू की 12, लोजपा की 5 और हम की 1 सीट शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई मंत्री परिषद में बिहार और आंध्र प्रदेश का अधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। हालांकि सरकार में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है क्योंकि यहां भाजपा की 29 सीटें कम हुई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 72 संसदीय मंत्री परिषद में यूपी के 13 सांसद मंत्री थे। इनमें से इस बार स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बलियान, कौशल किशोर जैसे कुछ मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं महाराष्ट्र में निर्वतमान मंत्री परिषद में 9 मंत्री थे। महाराष्ट्र यूपी से कम हो सकती है मंत्रियों की संख्या। महाराष्ट्र में इस बार एनडीए 48 सीटों में से केवल 17 सीटें ही जीत सकी। वहीं 2019 में एनडीए ने 42 सीटें जीती थी। सूत्रों की माने तो लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 4 सांसदों वाला जनता दल केंद्र की एनडीए सरकार में रेलवे, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग चाहता है। वहीं जेडीयू के राज्यसभा सांसदों में संजय कुमार झा शामिल हैं, जो बुधवार को एनडीए नेताओं की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ थे। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी एनडीए की बैठक में शामिल थे। वहीं हरिवंश जदयू के 4 राज्यसभा सांसदों में से एक हैं और चूंकि वह राज्यसभा के उपसभापति हैं, इसलिए वह मंत्री पद की दावेदारी में नहीं है। जदयू के जिन सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है उनमें राजीव रंजन, ललन सिंह और कौशलेंद्र कुमार शामिल है। बता दें कि ललन सिंह मुंगेर से जीते हैं, जबकि कौशलेंद्र कुमार बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो है कि गृह जिले नालंदा से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। वहीं हम के मुखिया और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी गया से चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं और उन्हें भी मोदी सरकार में जगह मिल सकती है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि चिराग ने कहा है कि उनकी पार्टी का बीजेपी और पीएम मोदी को बिना शर्त समर्थन है। वहीं एलजेपी आरवी ने बिहार में अपने खाते की सभी 5 लोकसभा सीटें जीती है। शुक्रवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। नीतीश ने उम्मीद जताई कि पीएम बिहार के विकास का ध्यान रखेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी ने भी कल के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के अपनी बातों को रखा है। जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम वो दर्शकों को सुनाते हैं और उसके बाद हमारे सहयोगी संजय के साथ इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
कमेटी में ये उस कोर ग्रुप में हम नहीं हैं और जाहिर सी बात है कि कल 7:15 में वोट होना है प्रधानमंत्री जी का और उनके मंत्रिपरिषद के लोगों का। तो ये सारी बातें तो स्पष्ट है कि वोट होना है, लेकिन कितने मंत्री पद का गोपनीयता का लेंगे शपथ, किनको लेना है, ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, प्रधानमंत्री एस्पिरेशनल इंडिया का एक नया नाम है, वो ऐसा इंडिया होगा। क्या कहते हैं कि जो एनडीए का गठबंधन वाली सरकार आने वाली है, कितनी मजबूत रहेगी और कितना आगे तक जा पाएगी? देखिए, सुगम रास्ता पर अगर आदमी चलता है और चलते रहता है, काफ़ी दूरी तय कर लेता है, तो वो अगर कहे कि हम बहुत दूरी तय कर लिया तो उसकी खैसियत नहीं है। खैसियत उस राही का है जो दुर्गम रास्ता पर चलता है और ससमय अपना गंतव्य स्थान पर चल जाता है। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार लेंगे लगातार सब प्रधानमंत्री का पद, तो वैसा ही है। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार वो भी प्रधानमंत्री हुए थे और उसके 62 साल बाद ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है। इस 62 साल में हिंदुस्तान में कितनी राजनीतिक परिपक्वताएं आई, कितनी कॉम्प्लिकेशंस आए, क्या क्या यहाँ का वातावरण बना, सभी वातावरण और विरोधाभास स्थिति में भी रह करके गठबंधन धर्म का पालन करते हुए, क्योंकि आज लोग कहते हैं कि इनको अपनी पार्टी को बहुमत नहीं है, लेकिन इसके पहले 2 टर्म तो उनको अपने पार्टी की बहुमत थी, उसके बाद भी गठबंधन के लोगों को उचित सम्मान और विभाग दे करके काम चलाए हैं और इस बार भी वो चलाएंगे जिसका संकल्प कर दोहराया है। और इसमें तो संजय, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे बिहार में किन नेताओं को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और जिस फॉर्मूले का जिक्र हमने किया है उस फॉर्मूले में कितनी सच्चाई है, उस खबर में कितनी सच्चाई है संजय? बिल्कुल, देखिए हमारे सूत्र बता रहे रेखा कि जिस तरीके से जो 4 पे 1 यानी 4 सांसद पर 1 मंत्रिमंडल जगह मिलेगी। अगर जिस पार्टी ने 12 सीटें जीती है लोकसभा में, उसे 4 पे 1 यानी जदयू 12 है तो 3 लोकसभा में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो ऐसे में इसी फॉर्मूले पर तैयार किया गया है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा राष्ट्रपति भवन में, उसकी तैयारी भी जोरों पर कर ली गई है और कल शाम के वक्त 7 बजे जब इस कार्यक्रम को रखा गया है, कई अतिथि को बुलाया गया है, जो ऐसे में इसकी तैयारी पूरी हो गई है और लगभग पूरी तरीके से वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है सभी सांसदों को बैठने के लिए। और जो उनके साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो शपथ लेंगे सांसद, वो 4 पे 1 यानी कह सकते हैं कि 3 मंत्री बनने के लिए तैयार हैं, जिसमें सबसे पहला नाम संजय झा का है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। वो राज्यसभा सांसद भले हैं, लोकसभा से जीत कर नहीं आए, भले राज्यसभा से जीत कर आए हैं, लेकिन उनका नाम की चर्चा भी खूब हो रही है। वहीं बीजेपी की बिहार की बात करें तो बिहार में भी 12 सीटें जीत कर आई है, यानी बराबर का 15 है। 17 में से 12 बीजेपी और 16 में से जदयू को 12 सीटें मिली है। तो ऐसे फॉर्मूला तैयार प्रधानमंत्री ने किया है कि 4 सांसद पर 1 मंत्री बनेंगे, यानी 3 मंत्री जदयू से और 3 मंत्री बीजेपी से, यानी बिहार बीजेपी से। तो तीनों मंत्री मतलब, और सबसे बड़े समीकरण का यह फॉर्मूला तैयार किया गया है कि अगर बीजेपी उन सांसदों को भी तरजीह दी जा सकती है जो हार भी गए हैं, उन्हें भी ये तरजीह मिल सकती है। ये भी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है कि स्मृति ईरानी को फिर से भी मंत्री में जगह मिल सकती है राज्यसभा से भेजकर। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला प्रधानमंत्री के द्वारा तय किया गया है। ऐसे में
में जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर थे, लेकिन उन्हें जब वो तरजीह नहीं मिली तो इंडिया का साथ छोड़ करके वो एनडीए में चले गए। ये सारे बयान इस वक्त देना किस ओर इशारा करता है संजय? और एक बार मैं चाहूंगी कि विस्तार पूर्वक भी आप ये जो फॉर्मूले का जिक्र आप कर रहे थे एक बार फिर से विस्तार पूर्वक करिए। बिल्कुल, देखिए ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं 4 पे 1 मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और नीतीश कुमार जो मंत्रिमंडल की जगह चाहते हैं, एक रेल मंत्री, पंचायती राज और ग्रामीण कार्य विभाग, ये 3 मंत्रियों की जगह उन्हें मिल रही है बीजेपी जदयू की तरफ से। तो अगर नीतीश कुमार इस पर राजी होंगे तभी कल उन्होंने एनडीए की बैठक में शामिल हुए और नीतीश कुमार ने प्रशंसा भी प्रधानमंत्री की और विशेष राज का दर्जा बिना नाम लिए हुए ने इशारा भी किया, कहा कि जो कार्य अधूरे रह गए हैं 10 सालों में उसे पूरा करने के जो है प्रधानमंत्री से मांग भी की है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, हम चाहते हैं कि वो आज ही शपथ ले, लेकिन शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 9 जून को रखा गया है और 9 जून को जो है काफ़ी अच्छा दिन है और ऐसे में इसे देखते हुए इस दिन का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया। रविवार का दिन है और सभी को छुट्टियों का दिन होता है, तो लोगों की निगाहें टीवी पर होगी, सभी चैनलों पर होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने प्रशंसा प्रधानमंत्री की काफ़ी की, वही विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा। तो निशाना साधते हुए कहा कि जैसे तैसे लोग इस बार झूठ बोलकर जीत गए हैं, लेकिन अगले बार जीतेंगे नहीं। ये पूरी बातें जो है नीतीश कुमार के भाषण में सुनने को मिला और नीतीश कुमार का इशारा था जो है विशेष राज का दर्जा, कई जो कानून है उसमें संशोधन करने की मांग की है, यूसीसी और जो है अग्निवीर योजना, ये सारे विपक्ष के मुद्दे थे जो नीतीश कुमार ने उठा लिए हैं और संसद में उन्होंने कहा कि जो काम अधूरे हैं उसे पूरा किया जाए। तो ये अगली टर्म में यानी तीसरी बार जब अगर कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहा है तो वो है नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा है, विशेष राज का दर्जा, यूसीसी और अग्निवीर योजना, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार सदन में अपने नेताओं के द्वारा उठवाने का काम करेंगे और सारी चीज़ों पर संशोधन करने की बात करेंगे। तो विशेष राज का दर्जा अगर बिहार को मिलता है तो बिहार को काफ़ी फायदा होगा, लेकिन बिहार के लिए उस तरह का कैटेगरिया जो तैयार किया गया है विशेष राज का दर्जा उसे फुलफिल करना होगा। अगर उस दायरे में बिहार आएगा तो ज़रूर मिलेगा। ये पहले भी बीजेपी के नेताओं का, वहीं आपको बता दें कि जाति आधारित गन्ना कराने की बात जो हो रही है, जाति आधारित गन्ना उसे भी मांग उठाने की बात प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार ने इशारों में रखा है। अगर ये जाति आधारित गन्ना होगा तो देश में काफ़ी फायदा होगा, इससे पता चल पाएगा कि किस जातियों की संख्या पूरे देश में है। और ये आधार जो है नीतीश कुमार ने कल रखा है, बिना नाम लिए हुए सभी शर्तों पर उन्होंने सहमति तो जरूर जता दी है। प्रधानमंत्री को तय करना होगा कि नीतीश कुमार के दबाव में राजनीति करना है देश में, या फिर वही स्थिति बिहार वाली होगी जो 6 महीने और साल भर चलेगा और उसके बाद सरकार बदल जाएगी। तो ये तय करना होगा प्रधानमंत्री को। लेकिन सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो निर्दलीय कई सांसद हैं 7 से 8 वो प्रधानमंत्री के संपर्क में हैं, अमित शाह के संपर्क में हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ नीतीश कुमार करेंगे और ये चंद्रबाबू नायडू अगर कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो विपक्ष के जो निर्दलीय जीतकर सांसद आए हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे, एनडीए में शामिल होंगे और फिर सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में बहुमत पूरा करना 17 उधर है और अगर इधर जाते भी हैं तो फिर निर्दलीय का सहारा जो है प्रधानमंत्री लेंगे। और कई टीएमसी के भी सांसद संपर्क में हैं प्रधानमंत्री के, ये भी सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ें होती है तो बड़ा खेल देश में भी होगा। जिस तरीके से बिहार में कहते थे कि खेला होवे, वही खेला जो है देश में भी देखने को मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा। तो ये सरकार बहुत लंबा रेस का घोड़ा नहीं हो सकता है, बहुत लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा ये तो वक्त और समय बताएगा रेखा। लेकिन जो समीकरण प्रधानमंत्री ने तय किया है उस समीकरण पर नीतीश कुमार ने सहमति अभी फिलहाल जता दी है। लेकिन केसी त्यागी का बयान अगर इस तरह का आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला बयान है। इससे प्रधानमंत्री को सचेत रहना होगा और देश के प्रधानमंत्री को अगर अच्छी तरीके से देश के लिए विकसित भारत बनाना है तो कहीं ना कहीं वो समझदारी और सूझबूझ से देश की राजनीति करनी होगी। और आगे चलकर अगर इस तरह के राजनीति अगर करनी है कि साल और 6 महीने में सरकार टूट जाए और फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए तो ये सही नहीं होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने भी अगला स्टेप तैयार रखा होगा और वो
अगला कदम क्या होगा प्रधानमंत्री का, वो जल्द ही तय हो जाएगा। रेखा, बड़े फैसलों को लेकर भाजपा जानी जाती थी और उसमें एनडीए के नेताओं का उस हद तक सपोर्ट और सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, फिर भी भाजपा लेती थी। लेकिन इस बार हर एक भाषण में नरेंद्र मोदी ने एनडीए का जिक्र किया है, चूंकि ये भाजपा की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। 2014 और 2019 से कितना अलग हो सकता है और कितना प्रेशर के साथ नरेंद्र मोदी को काम करना पड़ सकता है, संजय? देखिए 2014 और 2019 की स्थितियां नहीं है, इस बार स्थितियां बदल गई है रेखा, क्योंकि जिस तरीके से 2024 में सरकार बनी है, फुल बहुमत बीजेपी की नहीं है और इस बार एनडीए के सहारे ही नीतीश कुमार अपनी माफ कीजिएगा, एनडीए के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नैया पार करेंगे 5 सालों का। कहीं ना कहीं 5 साल कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कई ऐसी योजनाएं जो है केंद्र में जो चल रही है या केंद्र में आने वाली योजनाएं हैं, उसका समर्थन अगर बीजेपी के तरफ से, एनडीए के तरफ से कई नेता उसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। 370 है, 3 तलाक है, कई ऐसे मुद्दे, अग्निवीर योजना, जिस तरीके से विपक्ष उठा रही है, तो विपक्ष किसानों के मुद्दे, अभी भी किसान आंदोलन में हैं और वो भी बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार बिहार नहीं बल्कि देश में भी प्रेशर पॉलिटिक्स ही चलेगा और दबाव में प्रधानमंत्री को राजनीति करनी होगी देश के लिए। 5 साल कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत सोचने का विषय होगा, क्योंकि नीतीश कुमार सेकुलर के लिए जाने जाते हैं और एक तरफ बीजेपी जो है हिंदुत्व के लिए राजनीति करने में जाने जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो है वो बता देगा। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की बात करें तो आज इंडिया गठबंधन में सीडब्ल्यूसी की भी बैठक हुई। राहुल गांधी को लेकर के कई तरह की चीजें उठाई गई। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके नाम का जिक्र जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से रखा गया, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है गठबंधन में। चूंकि एक मजबूत विपक्ष जो है वो देश के सामने आ चुका है और विपक्ष इसलिए उत्साहित है चूंकि गठबंधन के साथ सरकार बनने जा रही है और इस सरकार के कार्यकाल को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं। इंडिया गठबंधन कितनी कोशिश करेगा इस गठबंधन को तोड़ने की, चूंकि लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी है, संजय? बिल्कुल, देखिए इस बार विपक्ष जो है काफी मजबूत है रेखा, और हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, किसानों के मुद्दे हैं, कई ऐसे जो मुद्दे हैं उसको लेकर सदन में विपक्ष उठाने के लिए तैयार है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सुदामा प्रसाद से इंटरव्यू किया है और बातचीत में कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं, जो सीपीआई माले से, भाकपा माले से आते हैं और केंद्रीय मंत्री को उन्होंने हराया है, जो आरके सिंह केंद्रीय मंत्री आरा से हैं, उन्हें हराकर वो सांसद बने हैं नवनिर्वाचित। तो ऐसे में उन्होंने हमारे सवालों का जवाब बेबाक तरीके से दिया और कहा कि इस बार सदन आसानी तरीके से नहीं चलने देंगे, इस बार सदन में हर मुद्दे को उठाएंगे, जो हमारे क्षेत्र के होंगे वो भी और जो देश के मुद्दे होंगे वो भी। तो ऐसे में कई ऐसे जो कानून प्रधानमंत्री ने पास किए हैं और जो आगे से प्लान तैयार था कि अगले तीसरे टर्म में जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो कई ऐसे जो कानून लाने वाले हैं वो कानूनों पर वो सवाल खड़े करेंगे और उस मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपतियों को बढ़ाया है, कई कंपनियों को प्राइवेट किया है, रेलवे को प्राइवेट कर दिया है, LIC को प्राइवेट कर दिया है, कई ऐसे मुद्दे उन्होंने हमें बताए मेरे कैमरे के सामने और कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर हम सदन में उठाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो ये इस बार सदन आसान तरीके से नहीं चलने वाला है, क्योंकि जब सदन की तैयारी, जब प्रधानमंत्री तीसरी बार अपना टर्म शपथ लेंगे, ओथ लेंगे, उसके बाद जब सदन शुरू होगा लोकसभा का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई ऐसे मुद्दे गिरते हुए नजर आएंगे। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। हमने इस चर्चा की शुरुआत से पहले जीतन राम मांझी का भी बयान सुनाया था और कल के मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी के साथ कौन से नेता जो है वो शपथ लेंगे और किन नेताओं को जगह मिलेगी, उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कौन शपथ लेंगे नहीं लेंगे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस फर्क पड़ता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में शामिल होने जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जीतन राम मांझी स्पष्ट तौर पर लगता है कि वो उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और ऐसे में जीतन राम मांझी का जिस तरीके से बयान आया है इससे साफ जाहिर है कि वो चाहते हैं कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार अपना टर्म पूरा करें और देश की राजनीति जो है अच्छे तरीके से चले और केंद्र में जो भी योजनाएं लाया जाए उसे
धरातल पर लाया जाए। इस बार आप देख लीजिए, थोड़ी देर पहले हमने बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार की भी इंटरव्यू किया है और उन्होंने भी पूरी तरीके से अपनी एक्टिवनेस ना दिखाई है, पूरी तरीके से उत्साहित हैं और वो हर चीज़ों को लेकर जो है वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं, तो ऐसे में अपने विभाग को पूरी तरीके से समीक्षा करते नजर आए और उन्होंने कहा कि जहां भी गड़बड़ियां हैं उसे जल्द से जल्द ठीक करें, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में झारखंड में भी 2024 का चुनाव है, तो वो नहीं चाहते हैं कि इस बार जो हाल लोकसभा में हुआ है बीजेपी का, वो हाल बिहार में भी हो और झारखंड में भी हो। ऐसे में इस बार भी वो चाहते हैं कि बिहार में भी एनडीए की सरकार बने, इसलिए सभी चीज़ों की समीक्षा कर रहे हैं और सभी मंत्री जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं बिहार में भी, और सरकार बनने के बाद वो पूरी तरीके से, जब केंद्र में सरकार बनेगी उसके बाद वो पूरी तरीके से जनता के बीच रहेंगे और अभी से ही वो जनता के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सरकारी आवास में तो बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन की व्यवस्था है, लेकिन एक व्यक्ति को 3 सिलेंडर की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर पेड़ कट रहा है और पेड़ नहीं लग रहा है तो ये बहुत दुखद बात है। पेड़ लगाने की योजना भी वो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और जहां पर सबसे पॉश इलाका है पटना का, उन इलाकों में पेड़ लगाने की भी योजना की बात वो कह रहे हैं कि उस इलाकों में लगाएं जहां पर वीआईपी इलाका है, मंत्री का आवास है, मुख्यमंत्री का आवास है, राजभवन है, वहां पर पेड़ों की अंबार है, लेकिन जहां पर घनी आबादी है वहां पर पेड़ पौधे नहीं हैं, वहां पेड़ लगाएं। यानी कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार सरकार के जो भी मंत्री हैं वो अब पूरी तरीके से एक्शन मूड में आ गए हैं। उन्हें पता है कि हम अब बिहार में जो स्थितियां नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बिहार से किन चेहरों को जगह मिलेगी और किस पार्टी को कितनी जो है वो मंत्री पद मिलेंगे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है और इसी को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। सारी चीजें जो है वो स्पष्ट तौर पर कल सामने आएंगी कि आखिर किसे जो है वो कौन सा विभाग मिलता है और कौन जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ मंत्री पद की शपथ लेता है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।